नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः स्वागत है आपका एल्पा सक्सेस एकेडमी की ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, पूर्व की क्लास के अंतर्गत अपन ने बात कर ली थी विशेषण से संबंधित और अपन अब बात करते हैं क्रिया से संबंधित। महत्वपूर्ण कड़ी है मित्रों क्रिया की। किसकी है? महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है क्रिया की। अपने पास प्रकरण है क्रिया। क्या नाम लिखा हुआ है? क्रिया है मित्रों। ये क्रिया मत बोला करो। क्या है? क्रिया है। क्रिया का मतलब होता है काम। क्रिया का मतलब क्या होता है? क्रिया का मतलब होता है काम। इसका मतलब काम कभी न कभी हुआ, भूतकालिक, वर्तमानकालिक और भविष्यकालिक। यानी क्रिया की परिभाषा की यदि अपन बात करें तो अपन कह सकते हैं कि जिससे किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है। क्या कह सकते हैं? यदि परिभाषा के संबंध में अपन बात करें तो अपन कह सकते हैं जिससे किसी काम के क्या जिससे 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 किसी कार्य के जिससे किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है। करने या होने का बोध होता है। बोध होता है। देखिएगा, दो बातें बताई गई है परिभाषा के अंतर्गत कि जिससे किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है। किसी कार्य के करने या फिर होने का बोध होता है, उसे क्या कहा जाता है? क्रिया कहा जाता है मित्रों। क्या कहा जाता है? कि जिससे किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहा जाता है। जैसे मैंने कहा कि हम पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हमें पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं। इसका मतलब किसका बोध करा रहा है? ये करने का बोध करा रहा है। किसका बोध करा रहा है? करने का बोध है। करने का बोध। यानी अपन काम कर रहे हैं। पढ़ने का क्या हो रहा है? काम हो रहा है। दूसरा अंश यदि अपन बात करें तो होने का, जैसे मैं कहूं कि मेरे हाथ में एक पेन है। मेरे हाथ में एक पेन है। इसका मतलब ये किसका बोध करा रहा है? होने का बोध करा रहा है कि मेरे हाथ में एक पेन है। इसका मतलब किसका बोध हो रहा है? होने का बोध। किसका? होने का बोध। यानी अपन ने परिभाषा के अंतर्गत बात लिखी है कि जिससे किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है? क्रिया कहा जाता है। जैसे हम पढ़ रहे हैं, इसका मतलब किसका बोध करा रहा है? करने का बोध हो रहा है। और मेरे हाथ में एक पेन है मतलब होने का क्या करा रहा है? बोध करा रहा है। नोट एक बहुत महत्वपूर्ण बात है मित्रों। क्या नोट महत्वपूर्ण बात है? क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। क्रिया का मूल रूप, क्रिया का मूल रूप है, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। वह धातु में प्रत्यय जोड़कर, वह धातु में प्रत्यय जोड़कर, वह धातु में प्रत्यय जोड़कर, वह धातु में प्रत्यय जोड़कर क्रिया का निर्माण किया जाता है। क्रिया का निर्माण किया जाता है। क्रिया का निर्माण किया जाता है। देखिएगा क्या कह रहा है। यहां यह अंश कहा जा रहा है कि क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। वह धातु में प्रत्यय जोड़कर, क्या जोड़कर? वह धातु में प्रत्यय जोड़कर क्रिया का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। क्या किया जाता है? क्रिया का निर्माण किया जाता है। ये कह रहा है क्रिया का मूल रूप क्या
धातु कहलाता है, वह धातु में प्रत्यय जोड़कर क्रिया का निर्माण किया जाता है। इसका मतलब ये कहा जा रहा है कि धातु प्लस प्रत्यय, धातु प्लस प्रत्यय बराबर क्रिया, धातु प्लस प्रत्यय बराबर क्या? क्रिया। धातु में प्रत्यय जोड़ते हैं और प्रत्यय जोड़ने के बाद किसका निर्माण होता है? अपने पास क्रिया का निर्माण होता है। देखिएगा, जैसे कि अपने धातु लिख दी क्या? लिख। क्या दे दी? लिख धातु लिख दी। लिख में अपने प्रत्यय जोड़ दिया क्या? ना, ता, ते, कर। क्या जोड़ दिया? लिख में ना, ता, ते, कर जोड़ दे तो किसका रूप बन जाता है? क्रिया का रूप बन जाता है। जैसे कि लिख में ना जोड़े अपन, क्या बनता है? लिखना। क्या बनता है? लिखना। लिख में ता जोड़े, क्या बनता है? लिखता। लिख में ती जोड़े, क्या बनता है? लिखती। क्या बनता है? लिखते। लिख में यदि ते जोड़े तो क्या बनता है? लिखते। क्या बनता है? लिखते। और यदि लिख धातु में अपन कर प्रत्यय जोड़ दे तो शब्द क्या बनता है? लिख कर। क्या बनता है? लिख कर बन गया। इसका रूप क्या बन गए? लिखना, लिखता, लिखते, लिखते, लिख कर। यानी ये कहा जा रहा है कि धातु में प्रत्यय जोड़ा जाता है और धातु में प्रत्यय जोड़ने के बाद किसकी रचना होती है? अपने पास क्रिया की रचना होती है। किसकी रचना होती है? क्रिया की रचना होती है। इसका लिख प्लस ना, ता, ती, ते, कर। लिखना, लिखता, लिखते, लिखते, लिख कर। क्या बन गई? अपने पास क्रिया बन गई। और ऊपर क्या कहा जा रहा था कि क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। यहां से कई बार प्रश्न पूछा हुआ है कि क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? इससे आ जाता है वर्ण कहलाता है, शब्द कहलाता है, वाक्य कहलाता है या धातु कहलाता है। मित्रों ध्यान रहे, क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। वह धातु में प्रत्यय जोड़कर क्रिया का निर्माण किया जाता है, कि जैसे अपन ने किया है। तो ये तो हो गई मित्रों परिभाषा की बात, और क्रिया बनती कैसे है उसकी बात। यानी क्रिया की परिभाषा के संबंध में पढ़ने पढ़ लिया कि जिससे किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहा जाता है। और देखा है अपने, हम पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये करने का बोध करा रहा है। और मेरे हाथ में पेन है, इसका मतलब किसका बोध करा रहा है? होने का बोध करा रहा है। इसका मतलब नॉट क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। धातु में प्रत्यय जोड़कर क्रिया का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। इसका धातु प्लस प्रत्यय बराबर क्या बन गई? क्रिया बन गई अपने पास। ठीक है। अब मित्रों यदि आपसे क्रिया के भेद या प्रकार पूछ लिए जाए, क्या पूछ लिया जाए? क्रिया के क्या भेद या प्रकार पूछ लिए जाए, क्रिया के भेद या प्रकार पूछ लिए जाए तो मित्रों क्रिया के भेद या प्रकार है कितने? दो। कितने हैं? क्रिया के भेद या प्रकारों की यदि बात करें तो क्रिया के भेद या प्रकार है क्या? कितने? दो। जिसके अंतर्गत एक तो है अपने पास कौन सी क्रिया? सकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया। और दूसरी यदि अपन बात करें तो अपने पास है क्रिया कौन सी? अकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया। ठीक है। एक तो हो गई अपने पास कौन सी क्रिया? सकर्मक क्रिया, और दूसरी हो गई कौन सी? अकर्मक क्रिया। यदि क्रिया के भेद या प्रकार पूछे जाए तो दो करने मित्रों, सकर्मक और अकर्मक। वैसे क्रिया का अपन विभाजन है वो तीन भागों में कर सकते हैं, कर्म के आधार पर, अर्थ के आधार पर और काल के आधार पर। किसके आधार पर? कर्म के आधार पर, अर्थ के आधार पर और काल के आधार पर। अब अपन करते हैं क्रिया का विभाजन। क्या करते हैं मित्रों? क्रिया का क्या करते हैं? विभाजन करते हैं। देखिएगा, क्रिया का विभाजन तीन भागों में किया जाता है। क्रिया का विभाजन कितने भागों में किया जाता है? तीन भागों में किया जाता है। देखिएगा, तीन भागों में अपन क्रिया का विभाजन किस प्रकार से करते हैं? क्रिया का विभाजन देखो, अपने पास अंश आ गया क्रिया का विभाजन। क्रिया का क्या? क्रिया का विभाजन। क्रिया का विभाजन। और क्रिया का विभाजन अपने को करना है कितने आधारों पर? तीन आधारों पर करना है। कितने आधारों पर करना है? क्रिया का विभाजन अपने को करना है तीन आधारों पर, यानी तीन आधार बना लीजिए क्रिया का विभाजन करने के लिए। जिसमें नंबर एक तो अपन विभाजन करेंगे वो करेंगे कर्म के आधार पर। किसके आधार पर करेंगे?
कर्म के आधार पर, एक करेंगे अर्थ के आधार पर और एक करेंगे किसके आधार पर, काल के आधार पर। किसके आधार पर करेंगे, काल के आधार पर। देखिएगा नंबर 1 पर है अपने पास कर्म के आधार पर। किसके आधार पर है, नंबर 1, यदि क्रिया का विभाजन करें तो नंबर 1 है अपने पास किसके आधार पर, कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर मित्रों क्रिया को कितने भागों में बांटा जाता है, 2 भागों में बांटा जाता है। कर्म के आधार पर क्रिया को अपन कितने भागों में बांटते हैं, 2 भागों में बांटते हैं, जिसमें एक तो है अपने पास सहकर्मक और दूसरी है क्या, अकर्मक। कौन सी है, एक तो है अपने पास सहकर्मक और दूसरी है क्या, अकर्मक। यानी एक तो हो गया क्या पार्ट, सहकर्मक, यानी ऐसी क्रिया जो कर्म सहित हो, कर्म सहित हो। देखिए वो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कर्म के आधार पर। इसका मतलब कर्म का होना और कर्म का न होना। कर्म का होना मतलब सहकर्मक है और कर्म का न होना मतलब क्या है, अकर्मक है। इसका मतलब कर्म को आधार बना करके 2 भागों में बांटते हैं अपन, एक तो सहकर्मक और दूसरी क्या है, अकर्मक। कौन सी है, अकर्मक। मतलब ऐसी क्रिया है जिसके साथ किसी भी हाल में क्या मौजूद नहीं रहता है, कर्म मौजूद नहीं रहता है। ऐसी क्रिया जिसके साथ किसी भी हाल में कर्म मौजूद नहीं रहता है वो क्या है, अकर्मक है। और ऐसी क्रिया जिसके साथ कर्म मौजूद रहता है वो क्या है, सहकर्मक है। अब देखो मित्रों, कर्म की प्रत्यक्षता और अप्रत्यक्षता के आधार पर, किसके आधार पर, प्रत्यक्षता और अप्रत्यक्षता के आधार पर, यानी प्रत्यक्ष कर्म की स्थिति, किसकी, प्रत्यक्ष कर्म की स्थिति और अप्रत्यक्ष कर्म की स्थिति, प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष कर्म के आधार पर। प्रत्यक्ष कर्म जिसमें दिया हुआ है उसको देते हैं अपन नाम पूर्ण सहकर्मक क्रिया। कौन सी नाम देते हैं, पूर्ण सहकर्मक क्रिया। यानी ऐसी क्रिया जिसके साथ प्रत्यक्ष रूप से क्या मौजूद रहता है, कर्म मौजूद रहता है। ऐसी क्रिया जिसके साथ प्रत्यक्ष रूप से क्या मौजूद रहता है, कर्म मौजूद रहता है, उसे कहते हैं अपन पूर्ण सहकर्मक क्रिया। और ऐसी क्रिया जिसके साथ प्रत्यक्ष रूप से कर्म मौजूद नहीं रहता है उसे नाम देते हैं अपन अपूर्ण सहकर्मक क्रिया। क्या नाम देते हैं, अपूर्ण सहकर्मक क्रिया। क्या नाम देते हैं, अपूर्ण सहकर्मक क्रिया। यानी प्रत्यक्ष कर्म वाली को पूर्ण सहकर्मक और जिसे नहीं होता है उसे कहते हैं अपन अपूर्ण सहकर्मक क्रिया। पूर्ण सहकर्मक क्रिया देखिएगा, प्रत्यक्ष कर्म की स्थिति के अंतर्गत पूर्ण सहकर्मक क्रिया को पुनः 2 भागों में बांटते हैं, कर्मों की गणना के आधार पर। किसके आधार पर, कर्मों की गणना के आधार पर, यानी कर्मों की गणना के आधार पर। किसके आधार पर मित्रों, कर्मों की गणना के आधार पर पूर्ण सहकर्मक क्रिया को पुनः 2 भागों में बांटा जाता है, जिसके अंतर्गत एक तो होती है एक कर्मक पूर्ण सहकर्मक क्रिया। कौन सी होती है, एक कर्मक पूर्ण सहकर्मक क्रिया, और एक होती है कौन सी, द्विकर्मक पूर्ण सहकर्मक क्रिया। कौन सी होती है, द्विकर्मक पूर्ण सहकर्मक क्रिया। यदि अपन अकर्मक क्रिया की बात करें तो इसे भी वैसे मूलतः 2 भागों में बांटा जाता है, लेकिन इसके 3 अंश बनाते हैं अपन। देखिएगा 3 अंश क्या क्या बनाते हैं, जिसमें एक तो अपन पढ़ेंगे कि ऐसी क्रिया जिसका कर्ता गतिमान अवस्था में होता है, यानी गत्यर्थक अकर्मक क्रिया। एक ऐसी क्रिया जिसका कर्ता स्थिर अवस्था में होता है तो क्या पढ़ेंगे, स्थित्यर्थक। कौन से पढ़ेंगे, स्थित्यर्थक अकर्मक क्रिया पढ़ेंगे। और एक होते हैं मित्रों इसके अंतर्गत कौन सी, अपूर्ण अकर्मक क्रिया। कौन सी होती है, अपूर्ण अकर्मक। अपूर्ण अकर्मक इसका मतलब ऐसी क्रिया जिसके साथ क्या, ऐसी क्रिया जो कि मुख्य क्रिया नहीं होती है, यानी एमवी नहीं होती है। एमवी नहीं होती है तो क्या होती है फिर, एचवी। और एचवी ही इसके अंतर्गत एमवी का कार्य करती है, जिसके कारण से इसको अपन क्या नाम देते हैं, अपूर्ण अकर्मक क्रिया। और इन दोनों के लिए नाम दिया जाता है, वो दिया जाता है मित्रों कौन सा, पूर्ण अकर्मक क्रिया। कौन सा दिया जाता है, पूर्ण अकर्मक क्रिया। अब देखिएगा एक बार समझ लीजिएगा कि अपन ने किसको आधार बनाया, अपन ने कर्म को आधार बनाया। कर्म को आधार बना करके क्रिया को 2 भागों में बांटा है। कर्म को आधार बनाकर क्रिया को 2 भागों में बांटा है, जिसमें एक तो है अपने पास कौन सी, सहकर्मक क्रिया, और दूसरी है अपने पास कौन सी, अकर्मक क्रिया। ऐसी क्रिया जिसके साथ कर्म मौजूद रहता है उसे क्या कहा जाता है, सहकर्मक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सहकर्मक कहा जाता है। और ऐसी क्रिया जिसके साथ किसी भी हाल में कर्म मौजूद नहीं रहता है उसे क्या कहा जाता है, अकर्मक कहा जाता है।
अब देखिएगा, कर्म प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से, जिस क्रिया के साथ प्रत्यक्ष रूप से कर्म मौजूद रहता है उसे कहा जाता है पूर्ण सहकर्म क्रिया। क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है पूर्ण सहकर्म क्रिया। और ऐसी क्रिया जिसके साथ प्रत्यक्ष रूप से कर्म मौजूद नहीं रहता है उसे क्या कहा जाता है? अपूर्ण सहकर्म क्रिया। पूर्ण सहकर्म क्रिया को कर्मों की गणना के आधार पर, किसको? पूर्ण सहकर्म क्रिया को कर्मों की गणना के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है, जिसके अंतर्गत एक तो होती है एक कर्मक और एक होती है द्विकर्मक। ऐसी क्रिया जिसके साथ प्रत्यक्ष रूप से एक कर्म मौजूद रहता है वो एक कर्मक है, और ऐसी क्रिया जिसके साथ प्रत्यक्ष रूप से दो कर्म मौजूद रहते हैं वो कौन सी क्रिया है? द्विकर्मक है। अकर्मक क्रिया, ऐसी क्रिया जिसके साथ किसी भी हाल में कर्म मौजूद नहीं रहता है। हाँ, हो सकता है कि इस क्रिया का कर्ता गतिमान अवस्था में हो सकता है, जैसे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं तो वो किस अवस्था में? गतिमान अवस्था में। मोहन कुर्सी पर बैठा है तो वो किस अवस्था में है? स्थिर अवस्था में है। और जैसे मेरे हाथ में पेन है, लास्ट में क्या है? क्रिया है मतलब होना, जो कि धातु से निर्मित तो नहीं है, इसका मतलब है क्या है? एच भी है। साई क्रिया होती है रहा, रही है, रहे, था, थी, थे, है ना, है, हो, और एच भी है का काम करती है, तो उसको क्या कहा जाता है? अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहा जाता है। इनका एक एक का अपन विश्लेषण करेंगे, लेकिन एक आधार ले लीजिए कि क्रिया का विभाजन करते हैं तो पहला विभाजन किया जाता है वो किसके आधार पर किया जाता है? कर्म के आधार पर किया जाता है। यदि अपन दूसरे विभाजन की बात करें तो दूसरा विभाजन होता है मित्रों अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर होता है? अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। और अर्थ के आधार पर क्रिया को कितने भागों में बांटा जाता है? मूलतः 5 ही भागों में बांटा जाता है, जिसके अंतर्गत एक तो होती है अपने पास कौन सी? पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी होती है? पूर्वकालिक क्रिया होती है। एक होती है अपने पास कौन सी? आज्ञार्थक, या फिर अपन कह सकते हैं प्रेरणार्थक। आज्ञार्थक या फिर प्रेरणार्थक होती है। एक होती है अपने पास कौन सी क्रिया? संयुक्त क्रिया। कौन सी होती है? संयुक्त क्रिया। एक होती है अपने पास कौन सी? नाम धातु। कौन सी होती है? नाम धातु क्रिया होती है। और एक होती है अपने पास सामान्य क्रिया। कौन सी क्रिया होती है? सामान्य क्रिया। हर एक वाक्य के अंतर्गत मित्रों क्या होती है? सामान्य क्रिया होती है। तो अर्थ के आधार पर मूलतः 5 अंश बांधे गए हैं, जो कि क्या है? पूर्वकालिक, आज्ञार्थक या प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया और सामान्य क्रिया। यदि अन्य क्रियाओं की और बात करें अपन, अन्य क्रियाएं कौन कौन सी यहाँ पर पढ़े, कौन कौन सी पढ़ते हैं? ठीक है, तो एक तो होती है अपने पास कृदंत क्रिया। सामान्य क्रिया से आप यहाँ ले आइए, कृदंत क्रिया लिख लीजिए। यहाँ पर कौन सी लिख लीजिए? कृदंत क्रिया लिख लीजिए। यहाँ लिखना चाहो तो कृदंत, पहले कृदंत पढ़ लो, सामान्य नियम पढ़ लेना। क्या? एक तो हो गई अपने पास कृदंत क्रिया। कौन सी हो गई? कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया में से क्रिया को ही कृदंत क्रिया कहा जाता है। कृदंत क्रिया पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे अपन सहजातीय क्रिया। कौन सी पढ़ेंगे? सहजातीय क्रिया पढ़ेंगे। कौन सी क्रिया पढ़ेंगे? सहजातीय क्रिया पढ़ेंगे। और एक अपन पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे अनुकरणात्मक क्रिया। कौन सी पढ़ेंगे? अनुकरणात्मक। कौन सी पढ़ेंगे? अनुकरणात्मक क्रिया पढ़ेंगे। और एक अपन क्रिया पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे सहायक क्रिया। कौन से पढ़ेंगे? सहायक क्रिया पढ़ेंगे। ठीक है मित्रों, देखिएगा क्या क्या कहा जा रहा है कि अर्थ के आधार पर यदि क्रिया का विभाजन करना है, किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर क्रिया का विभाजन करना है, तो मूलतः क्या है? पूर्वकालिक क्रिया, आज्ञार्थक, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया और कृदंत क्रिया। ये 5 होगी। और यदि अन्य में अपने को पढ़ना है तो अन्य में पढ़ेंगे अपन कौन कौन सी क्रिया? सामान्य क्रिया, सहजातीय क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया और कौन सी पढ़ेंगे? सहायक क्रिया पढ़ेंगे। कौन सी? सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को। इनके सबके नाम में देखो, पूर्वकालिक क्रिया, इसका मतलब वाक्य में 2 या 2 से अधिक क्रियाएं होगी। पहले वाली क्रिया पूर्व के समय में पूर्णतः समाप्ति का बोध कराएगी। जैसे वह पढ़कर चला गया, तो पढ़कर पूर्वकालिक क्रिया होगी, यानी कर प्रत्यय की प्रधानता रहती है। वैसे इसमें पढ़कर, खाकर, लिखकर, सोकर, उठकर, बैठकर, नहाकर, धोकर, है ना। आज्ञार्थक या प्रेरणार्थक क्रिया, यानी इसमें कर्ता स्वयं क्रिया को संपन्न न कर किसी दूसरे को आज्ञा या प्रेरणा देकर क्रिया को क्या करता है? संपन्न करता है। संयुक्त क्रिया, वाक्य में 2 या 2 से अधिक क्रियाएं गठित होती है। नाम धातु क्रिया, वैसे नाम धातु नाम की कोई क्रिया नहीं होती है, क्योंकि यह धातु से निर्मित नहीं होती है। संज्ञा से, सर्वनाम से और विशेषण से इसका क्या होता है? निर्माण होता है। धातु तथा अव्यय से नहीं होता। यहाँ से बेसिक प्रश्न भी पूछ लेता कई बार, निम्न में से किस क्रिया का निर्माण धातु से नहीं होता है? जिसमें धातु लिखा उसी का नहीं होता है। नाम सीधा समझ आ गया ना।
निम्न में से किस क्रिया का निर्माण धातु से नहीं होता है? जिसके नाम में धातु लिखा उसी का नहीं होता है, यानी नाम धातु क्रिया का नहीं होता है। सामान्य क्रिया हर एक वाक्य के अंतर्गत सामान्य क्रिया होती है, ऐसे कह सकते हैं वाक्य में गठित एक ही क्रिया हो तो उसे सामान्य क्रिया कहा जाता है। कृदंत क्रिया, कृदंत क्रिया कृत प्लस अंत होता है। कृत मतलब क्री धातु है, धातु के अंत में प्रत्यय जुड़ता है, धातु के अंत में प्रत्यय जुड़ता है, तो अपने पास किसका निर्माण होता है? क्रिया का निर्माण होता है। इसका मतलब क्रिया को ही क्या कहा जाता है? कृदंत क्रिया कहा जाता है। एक अपने पास सहजातीय क्रिया, सहजातीय क्रिया, सह प्लस जाति प्लस ईय। सह मतलब सम्मान जाति, ईय होना, यानी ऐसी क्रिया जो कर्म के समान जाति की होती है, जिसमें कर्म और क्रिया दोनों समान जाति के होते हैं। जैसे भारत ने लड़ाई लड़ी, तो लड़ाई कर्म है, लड़ी क्रिया है। लड़ाई और लड़ी दोनों लड़ धातु से बने, इसका मतलब सहजातीय क्रिया कहा जाता है। अनुकरणात्मक क्रिया, यानी अनुकरणात्मक, अनु का मतलब होता है पीछे, यानी एक क्रिया की वैसी की वैसी क्रिया दोबारा करना अनुकरणात्मक होती है। कि जैसे कि मैं इस श्वेत पट को खटखटा रहा हूं, तो खट खट की क्या होगी? पुनरावृत्ति होगी। क्या होगी? पुनरावृत्ति होगी, जिसे अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रियाओं को क्या कहा जाता है? सहायक क्रिया कहा जाता है। यदि नंबर 3 पर अपन बात करें तो काल के आधार पर, किसके आधार पर? काल के आधार पर, काल के आधार पर। काल के आधार पर क्रिया को कितने भागों में बांटा जाता है मित्रों? 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में बांटा जाता है, जिसके अंतर्गत एक तो होती है अपने पास कौन सी क्रिया? भूतकालिक क्रिया। कौन सी होती है? भूतकालिक क्रिया, यानी ऐसा काम जो बीते हुए समय का बोध कराता है, भूतकालिक क्रिया। एक वर्तमान समय का बोध कराती है, जो कि कौन सी होती है? वर्तमान कालिक क्रिया। कौन सी होती है? वर्तमान कालिक क्रिया। और एक आगे आने वाले समय का बोध कराती है, जिसको कहते हैं अपन भविष्यत कालिक क्रिया। कौन सी कहते हैं? भविष्यत कालिक क्रिया, भविष्यत कालिक क्रिया कहते हैं। इसका मतलब भूतकालिक, वर्तमान कालिक और भविष्यत कालिक। इसका मतलब अपना जो काल का टॉपिक है वो यहीं खत्म हो जाता है। किसके साथ? क्रिया के साथ। किसके साथ हो जाता है? क्रिया के साथ। तो मित्रों क्रिया का विभाजन करना है अपने को कितने भागों में? 3 भागों में। कितने भागों में करना है? क्रिया का अपने को विभाजन करना है 3 भागों में, जिसमें एक तो है कर्म के आधार पर, एक है अर्थ के आधार पर, और एक है किसके आधार पर? काल के आधार पर। नंबर 1 पर जो बात आती है वो कर्म के आधार पर आती है, जो कि कर्म के आधार पर किस प्रकार से अपने को पढ़ना है। सकर्मक, अकर्मक, है ना, पूर्ण सकर्मक, अपूर्ण सकर्मक, गतिमान अवस्था वाली क्रियाओं को, एकर्मक और किसको? द्विकर्मक को। किसको? एकर्मक और द्विकर्मक क्रिया को। ठीक है, देखिएगा कर्म के आधार पर। किसको आधार बनाएंगे अपन? कर्म को आधार बना करके क्रिया को पढ़ते हैं। कर्म के आधार पर मित्रों सकर्मक और अकर्मक का अंश है, तो देखिएगा एक एक अंश को लेकर के करते हैं इसका विश्लेषण। देखो नंबर 1 पर है अपने पास कौन सी क्रिया? सकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया है? नंबर 1 पर यदि अपन क्रिया की बात करें तो अपने पास क्रिया है वो है कौन सी? सकर्मक क्रिया। नंबर 1 पर यदि अपन बात करें तो अपने पास क्रिया कौन सी है? सकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया का मतलब क्या होता है? देखिएगा सकर्मक का मतलब क्या होता है? इसके नाम में समाहित है मित्रों। ये क्या? ये है सह प्लस क्या? कर्म। सह प्लस कर्म प्लस क्या? अक। सह प्लस कर्म प्लस अक बराबर शब्द बन गया अपने पास क्या? सकर्मक। क्या बन गया? सकर्मक। यानी अपन कह सकते हैं कि ऐसी क्रिया, क्या कह सकते हैं? अपन कह सकते हैं ऐसी क्रिया, ऐसी क्रिया जिसके साथ, ऐसी क्रिया जिसके साथ, ऐसी क्रिया जिसके साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, ऐसी क्रिया जिसके साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कर्म मौजूद रहता है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कर्म मौजूद रहता है, मौजूद रहता है। ठीक है, देखिएगा क्या अंश लिया अपन ने कि ऐसी क्रिया जिसके साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कर्म मौजूद रहता है उसे क्या कहा जाता है? सकर्मक क्रिया कहा जाता है। इसका मतलब एक तो बात कर रहा है किसकी? प्रत्यक्ष कर्म की, और दूसरी बात कर रहा है वो किसकी कर रहा है? अप्रत्यक्ष की।
यानी एक तो प्रत्यक्ष रूप से कर्म मौजूद रहता है और एक रहता है संभावित कर्म। कौन सा रहता है? एक तो कर्म रहता है प्रत्यक्ष और एक रहता है मित्रों संभावित, यानी संभावनावश अपन वहां पर क्या निकाल सकते हैं? कर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यदि अपन बात करें कि जैसे मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, जैसे लिखा है अपन ने, कौन? मोहन पुस्तकें पढ़ रहा है। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। देखिएगा मित्रों, कर्म निकालने का एक मैं तरीका बता देता हूं तुम्हारे को, कर्म किस प्रकार से निकाला जाता है। मैंने आपको एक बात पहले भी बताई थी, एक वाक्य का विश्लेषण करना आना चाहिए अपने को। यदि अपन वाक्य का सही रूप में विश्लेषण करते हैं तो अपन कर्म अच्छे प्रकार से निकाल सकते हैं। देखिएगा किस प्रकार से अपन कर्म निकाल सकते हैं इसके अंतर्गत। पढ़ रहा है, देखो सबसे पहले आप रेखांकित करो क्रिया को। किसको रेखांकित करो? क्रिया को आप सबसे पहले रेखांकित करें। क्रिया मतलब काम, वाक्य के अंतर्गत क्या काम हुआ है उसको आप रेखांकित कीजिए, बाकी शेष छोड़ दीजिए। एक बार इतना चांस देखिए क्या कि पढ़ रहा है, ये पढ़ने का क्या हो रहा है? काम हो रहा है। क्या हो रहा है? पढ़ रहा है, ये पढ़ने का क्या हो रहा है? काम हो रहा है। क्रिया मतलब क्या? काम। क्रिया मतलब क्या है? काम। भाई इतना विचार कीजिए कि पढ़ रहा है ये क्रिया है, क्रिया मतलब ये काम है। ये काम कर कौन रहा है? भाई ये काम कर कौन रहा है? ऐसा विचार करो, सोचो कि पढ़ने का काम कर रहा कौन है। यानी सबसे पहले आपको निकालना है क्रिया से कर्ता। हाँ, हो सकता है क्रिया कर्ता प्रत्यक्ष हो सकता है संभावित हो तक XYZ कोई भी मान लो। ठीक है, इसका मतलब इस काम को करने वाला है कौन, यानी पढ़ने का काम कर कौन रहा है। कौन से प्रश्न करोगे तो अपने को किसकी प्राप्ति होगी? कर्ता की प्राप्ति होगी। किसकी प्राप्ति होगी? कर्ता की प्राप्ति होगी। इसका मतलब कर्ता की यदि प्राप्ति करें तो पढ़ रहा कौन है? मोहन पढ़ रहा है। इसका मतलब मोहन क्या हो गया? कर्ता हो गया। क्या हो गया? मोहन हो गया अपने पास कर्ता। क्या का जवाब आया अपने पास? मोहन, और मोहन हो गया कर्ता। पढ़ रहा है अपने पास क्रिया है। अब देखिएगा, जब आपको कर्ता और क्रिया दो चीजें प्राप्त हो जाती है वाक्य में, क्या प्राप्त हो जाता है? एक तो कर्ता और एक किसकी प्राप्ति हो जाती है? क्रिया की प्राप्ति हो जाती है। किसकी प्राप्ति हो जाती है? कर्ता और क्रिया दो अंशों की यदि अपने को क्या हो जाती है? प्राप्ति हो जाती है, तो उस स्थिति के अंतर्गत अपन क्या करेंगे? कर्ता और क्रिया के बीच एक प्रश्न सूचक शब्द डालेंगे और वो डालेंगे क्या? क्या डालेंगे? क्या डालेंगे? यानी कर्ता क्या क्रिया, कर्ता क्या क्रिया। इसका मतलब अपने पास जो वाक्य प्राप्त हुआ था वो हो गया था क्या? मोहन पढ़ रहा है। इतना प्राप्त हो गया ना, मोहन पढ़ रहा है। अब मैं इनके बीच में डाल देता हूं क्या? मोहन क्या, प्रश्न सूचक शब्द है क्या, क्या ही लगाना आपको और कुछ नहीं लगाना। मोहन क्या पढ़ रहा है। मोहन क्या पढ़ रहा है, ये अपने पास इंट्रोगेटिव प्रश्नात्मक वाक्य बन गया। मोहन क्या पढ़ रहा है। क्या आपके वाक्य में क्या का जवाब है अपने पास? जवाब है अपने पास। मोहन क्या पढ़ रहा है तो क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। इसका मतलब क्या का जवाब आया अपने पास? क्या? पुस्तक। क्या जवाब आया? क्या का जवाब आ गया अपने पास? पुस्तक। और पुस्तक क्या का जवाब आ गया? इसका मतलब पुस्तक क्या है? कर्म है। पुस्तक क्या है? कर्म है। इसका मतलब इस क्रिया के साथ प्रत्यक्ष कर्म मौजूद है। क्या है? इस क्रिया के साथ प्रत्यक्ष कर्म मौजूद है, और जहां प्रत्यक्ष कर्म मौजूद रहता है वो पूर्ण सहकर्मक होती है। क्या होती है? पूर्ण सहकर्मक होती है। इस प्रारूप को अपनाया, बहुत आसान सा प्रारूप है, अच्छी प्रकार से क्रिया का विश्लेषण किया जा सकता है। यानी वाक्य का पूरे का विश्लेषण कर दीजिए। क्रिया से कर्ता निकालिए, कर्ता के बाद क्या जगह कर क्या निकालिएगा? कर्म निकालिएगा। देखिएगा दूसरा वाक्य यदि अपन बात करें, पहला वाक्य ये हो गया अपने पास। दूसरे वाक्य की यदि अपन बात करें तो देखो, जैसे अपने लिख दिया राधा खा रही है। क्या लिख दिया? अपने वाक्य लिख दिया राधा खा रही है। राधा खा रही है। देखिएगा वाक्य है राधा खा रही है। आप सबसे पहले किसके पास चले जाइए? क्रिया के पास चले जाइए और क्रिया को रेखांकित कीजिए। क्रिया को रेखांकित करें तो क्या है? खा रही है। खा रही है मतलब क्या है? क्रिया है। क्या है? क्रिया है। खा रही है क्रिया का कर्ता कौन है? यानी कौन से प्रश्न कर लीजिएगा? इस खाने वाला जो काम है, इस काम को करने वाला कौन है? इस काम को करने वाला कौन है? ठीक है,
कौन है, कौन का जवाब अपने पास आएगा, वो आएगा कर्ता। क्या आएगा? कर्ता आएगा। और कर्ता यदि अपन जवाब पाएंगे तो कर्ता कौन है? राधा है। क्या है? राधा है। इसका मतलब राधा कर्ता प्राप्त हो गया अपने पास और खा रही है क्रिया प्राप्त हो गई। अब अपन ने कह दिया राधा क्या खा रही है, राधा क्या खा रही है, राधा क्या खा रही है, राधा क्या खा रही है। इसका मतलब क्या का क्या आपके पास जवाब है आपके वाक्य में, तो क्या का प्रत्यक्ष रूप से कोई जवाब अपने पास नहीं है, यानी प्रत्यक्ष कर्म, या लिख देता हूं मैं प्रत्यक्ष कर्म नहीं है, प्रत्यक्ष कर्म नहीं है। इस वाक्य में यदि अपन बात करें तो अपने पास प्रत्यक्ष कर्म नहीं है, लेकिन संभावित कर्म हो सकता है। क्या हो सकता है? संभावित कर्म अपने पास हो सकता है, संभावित कर्म अपने पास हो सकता है। इसका मतलब संभावित कर्म में जैसे मैंने लिख दिया, क्या मैंने जैसा सोचा वैसा लिख दिया, आम लिख दिया, केला लिख दिया, आम लिख दिया, केला लिख दिया, सेब लिख दिया, सेब नहीं होता सेब होता है, सेब लिख दिया, खाना लिख दिया। क्या लिख दिया? खाना लिख दिया। यानी मैंने जितने भी कर्म लिखे हैं वे सभी के सभी कर्म क्या है? संभावित है। सपोज दैट, सोचिए, विचार कीजिए कि संभावित कोई न कोई क्या हो सकता है? कर्म हो सकता है। संभावित कोई न कोई क्या हो सकता है? हो सकता है। और संभावित अपने पास कोई कर्म है, वो आम है, केला है, सेब है, खाना है। ये सभी के सभी कैसे कर्म है? ये सभी के सभी अप्रत्यक्ष कर्म है। क्या है? सभी के सभी यदि कर्मों की बात करें तो ये जितने अपन ने सोचे हैं वो सभी के सभी अप्रत्यक्ष है, क्योंकि प्रत्यक्ष नहीं दिया हुआ है। अब देखिएगा, जाइएगा अपनी परिभाषा पर। अपनी परिभाषा क्या थी? सहकर्म क्रिया की। सहकर्म क्रिया की अपने पास परिभाषा थी क्या? कि ऐसी क्रिया जिसके साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कर्म मौजूद रहता है उसे सहकर्म क्रिया कहा जाता है। इसका मतलब पहले वाक्य में देखा जाए तो प्रत्यक्ष रूप से अपने पास क्या मौजूद है? कर्म मौजूद है। और यदि दूसरे वाक्य के अंतर्गत देखा जाए तो प्रत्यक्ष नहीं, क्या है? संभावित है। संभावित मतलब अप्रत्यक्ष कर्म है। तो यही तो बात कही थी अपन ने कि ऐसी क्रिया निकालो या ऐसी क्रिया बताओ भाई जिसके साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कर्म मौजूद रहे। तो पहले वाक्य के अंतर्गत अपने पास जो कर्म है वो प्रत्यक्ष कर्म है, और दूसरे वाक्य के अंतर्गत यदि अपन कर्म की बात करें तो अप्रत्यक्ष अर्थात संभावित कर्म है अपने पास।